हो गया सर स्टार्ट। यस, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। मतलब ये जो भी रिकॉर्ड होगा बाद में अगर किसी का किसी भी नेटवर्क रीजन कुछ भी हो, अगर मिस हो जाएगा तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि बाद में मिला नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा तो दिक्कत नहीं होगा। आज लग रहा है सब कोई सो गया, जानता है, ये लोग सब सो गया, इतना जन एक साथ एब्सेंट हो गया, वाह। स्क्रीन शेयर हुआ, देखो तो। यस सर। जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तुम लोग अपना फोन म्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आज पूरा जीएसटी सोइकॉत और शिवम के लिए पूरा जीएसटी का रिविजन्स होगा, और बाकियों के लिए, बाकी डिंकी और इसके लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जीएसटी व्हाट इज द फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी बोलने से पहले मुझे थोड़ा टैक्स के बारे में कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर मैं जीएसटी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छा, जैसे औत्रिब है, न्यू है, उनको थोड़ा बता देना चाहिए। औत्रिब स्पेशली तुम्हारे लिए भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक बार देख लो। जैसे कि टैक्स जो है ना, ये टैक्स, टैक्स जो वर्ड है ना, ये टैक्स वर्ड आया है चार्ज वर्ड से। एक वर्ड था इटालियन, एक वर्ड है चार्ज, जानते हो? ये वर्ड जो है ना, ये एक इटालियन वर्ड है। इसका मतलब है कंपलसरी, कंपलसरी। ये नॉर्मली मैं इनकम टैक्स में भी बताता हूँ। कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर बाद में नोट डाउन कर लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएगा वहां से। कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये जो टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, चाहे आप डायरेक्ट बोलो, मतलब टैक्स में दो पार्ट हो गया, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कोई कोई सोच रहा होगा ये सब तो पता है सर, ठीक है, बहुत चीज पता होता है, फिर से सुनने में कोई खराबी नहीं है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है इनकम टैक्स को, है ना? इनकम टैक्स 1961। इनकम टैक्स में क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट को, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भी इनकम करते हैं गवर्नमेंट के घर पे अपने हिसाब से जमा करते हैं। हम मतलब हम लोग गवर्नमेंट को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी दीज आर द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। और ये रहा हम लोगों का इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा फटाफट दिखा रहा हूँ, ये मानो कि इंडिया है, कैसा गजब का इंडिया बन गया, एकदम बेकार। एक सेकेंड, थोड़ा बेहतर बना है, थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, ओके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया जब अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं ना, मतलब हम लोग जो भी इनकम करते हैं, सपोज किसी का मंथली इनकम है 5 लाख, सॉरी एनुअल इनकम है 5 लाख, किसी का एनुअल इनकम है 1 करोड़, ठीक है, किसी का एनुअल इनकम है 100 करोड़, तो वो अपने इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को स्लैब के हिसाब से टैक्स देते हैं, ठीक है। अभी इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में डिस्कशन तो इनकम टैक्स में करना चाहिए, तो वहां पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स सिस्टम होता क्या है। अब टैक्स सिस्टम में ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग जो भी इनकम करते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पेमेंट करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है इनकम टैक्स को। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स समझ में आया तो ऑब्वियसली आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो क्या बात हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स अगर समझ में आ जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्स समझना बहुत जरूरी है। अब एक टैक्स तो था, दैट इज डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते थे, एक टैक्स था दैट इज डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, तो फिर अचानक से और एक टैक्स का क्या जरूरत हो गया। एक टैक्स जब था तो और एक टैक्स का जरूरत होने का कोई जरूरत ही नहीं था, एक से ही तो काम बढ़ जाता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक दूसरा टैक्स बना दिया, फिर भी गवर्नमेंट ने एक दूसरा टैक्स बना दिया और जिसका नाम दे दिया इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग आजकल प्यार से कहते हैं जीएसटी। और एक टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है कस्टम्स, जीएसटी एंड कस्टम्स। आप लोग थोड़ा मुझे बताना, क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है? आ रहा है सर। जी सर। ओके, जीएसटी एंड कस्टम्स। बात सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो जीएसटी पे ही होगा और हम लोगों का क्लास जीएसटी पे ही है। कस्टम एक एक्ट भी है, ठीक है, कस्टम टैक्स। कस्टम जो है नॉर्मली आप लोगों का ये आ जाता है, हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगता है, ये अलग से है इंडायरेक्ट टैक्स में। बाकी बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स लाइक जो पहले यूज होता था इन द सेंस एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, एक्साइज सर्विस, ये सब अभी नहीं है। इवन जो भैट था वो भी चला गया, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके फैक्ट्री से निकलता था तो वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा एक्साइज ड्यूटी देके। ड्यूटी मतलब टैक्स होता है, ठीक है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। तो ये सब जो टैक्स था ना, दैट इज सर्विस टैक्स भी होता था, सर्विस टैक्स भी अभी नहीं है, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ आ गया? ये सारा का सारा आ गया जीएसटी पे, ठीक है। एक्साइज, ध्यान से एक बार देख लो क्या क्या हुआ है, यही सब चर्चा करेंगे। एक्साइज ड्यूटी, भैट, सर्विस टैक्स, ये सब ड्यूटी अभी, ये सब टैक्स सब मार्ज होके एक न्यू टैक्स बना है और उसका नाम सिंपल दिया गया है जीएसटी। सबको सबसम्ड किया गया है, मतलब सबको जोड़ा गया है, ठीक है। यही सब चर्चा करेंगे आज कि किस तरह से जीएसटी का जन्म हुआ, जीएसटी का स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है और जीएसटी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले मैं उसी पे बात करूंगा कि ये जीएसटी का जरूरत क्यों हो गया। जैसे मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल रहा था कि इनकम टैक्स तो था, तो फिर अचानक से ये डायरेक्ट लेवल में ये टैक्स जब था तो इनडायरेक्ट टैक्स बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया? एक सिंपल सा बात है कि जानते हो ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता तो क्या बोलते हैं? उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। বাংলাতেও আমরা একটা কথা বলি, যখন সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না তখন আঙুলটাকে বাঁকিয়ে বা টেড়িয়ে তুলতে হয়, তাহলেই ঘিটা ওঠে। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स वही है, इनडायरेक्ट टैक्स वही है। जब सीधा उंगली से बात नहीं बनाना तब गवर्नमेंट ने ये वाला अप्रोच अपनाया, क्योंकि इंडिया को बहुत पैसा चाहिए, कंट्री को चलाने में बहुत पैसा चाहिए। आप लोगों को पता है ना कि करेंटली चीन के साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है? हाँ, खबर यस है सर, आपको? कल वो हम लोग के वो, हाँ, बॉर्डर पे लड़ाई हुआ था तो 20 आर्मी मैन को, मिलिट्री को मार दिया। 20 मिलिट्री को हम लोगों का मारा, और चाइना का वो लोग तो डेटा डिक्लेयर नहीं कर रहे, उनका भी 43-45 जवान मरा है, ठीक है। इसका ये ज्यादा कम का बात नहीं है, कल अगर वार होगा तो दोनों कंट्री का बहुत सारा लोग मरे जाएंगे। लेकिन चलो, चाइना का क्या होगा उससे इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि इंडिया का क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब सवाल यही उठता है कि जब डायरेक्ट टैक्स में जितना पैसा का जरूरत था ना, डायरेक्ट टैक्स के थ्रू से सबसे मेन चीज जो हो गया कि डायरेक्ट टैक्स के थ्रू से ना इंडियन गवर्नमेंट को ना पैसा मिल ही नहीं रहा है। सबसे मेन चीज, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 135 करोड़।
ये इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है। 135 करोड़ में से सिर्फ 5% लोग, ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन इनकम टैक्स भरते हैं। वो भी इनकम टैक्स जो भी भरते हैं ना, उसका भी चोरी करता है। मतलब क्या बोलूं, उसको बोलते हैं टैक्स इवेशन करना, टैक्स इवेड करते हैं। आप लोग शायद ये सब चीज जानते हो थोड़ा सा। टैक्स इवेड करते हैं। टैक्स इवेड मतलब जितना देना चाहिए उतना नहीं देता, टैक्स को छुपाते हैं। छुपाने में हेल्प कौन करता है? आप लोग ही करते हो। मतलब आप लोग कौन हो? आप ही लोग हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, आप ही लोग हो कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ, आप लोग हो सीएस। यही लोगों के पास तो हम लोग जाते हैं ये सब डिस्कशंस करने के लिए, और यही लोग हम लोगों को हेल्प करता है और हमारा इनकम टैक्स को कम करता है। एक होता है प्रोविजन बेस्ड हेल्प करना और एक होता है इलीगल हेल्प करना। ये दोनों करते हैं, एक तो प्रोविजन बेस्ड भी हेल्प करते हैं और एक इलीगल भी करते हैं। चलो, बात ये रहा अपने पर्सपेक्टिव में टैक्स का बात। लेकिन सवाल फिर से आ रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स में सरकार को टैक्स बेसिकली जितना मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। इनकम टैक्स के थ्रू से गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का अर्निंग कहाँ से है? टैक्स से ही तो है। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सरकार इनकम थोड़ी ना करता है। आप बताओ ना, मोदी जी इनकम करते हैं क्या? मोदी जी का इनकम है या ममता नो सर। या ममता दीदी का इनकम है? बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, म्यूट करना। गाड़ी बहुत जा रहा है शायद शिवम के घर के वहां से। ममता दीदी भी इनकम नहीं करते हैं, ये लोग तो हमारे पैसे से चलते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू नहीं है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से अर्न करेगा? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। और जो सोर्स सरकार पब्लिक से डिपेंड करके करना चाह रहा था, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, ठीक है, दैट इज इनकम टैक्स। ये वाला रूट से इनकम हो ही नहीं रहा था। तो अगर गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगा तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से बनाएगा? आप ही लोग बताओ। गवर्नमेंट कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा डिफेंस के लिए? आज अगर चाइना से लड़ाई हो गया तो डिफेंस में जो खर्चा चाहिए, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिफेंस में इतना सारा लोगों को एम्प्लॉय करना, अलग अलग एटॉमिक पावर बनाना। हाँ, आज अगर चाइना हमसे भिड़ गया तो हम भी पावरफुल बने हैं, इसलिए चाइना भी डर रहा है। लेकिन चाइना हमसे ज्यादा पावरफुल है, बोलना नहीं चाहिए बट दैट्स ट्रू। ठीक है, बट वही तो प्रॉब्लम है कि लेकिन फिर भी चाइना फिर भी समझ इतना जानते हैं कि इंडिया भी पावरफुल बन चुका है। ठीक है, इसके साथ लड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसके साथ लड़ने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो इनकम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये कहाँ से करेगा? रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया। आज कोरोना के कारण इतना पेशेंट बढ़ रहा है लेकिन गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, स्कूल्स, ठीक है, स्कूल में क्वालिटी टीचर्स नहीं है। तो ये सब करने के लिए सरकार को चाहिए मनी। और वो मनी कहाँ से आएगा? अगर इनकम टैक्स नहीं दे पाता, अगर इनकम टैक्स से नहीं हो पाता, तो फिर दूसरा और क्या हुए है? जीएसटी। जीएसटी एक सबसे बड़ा वे है आज के डेट में। मैं आपको एक डेटा शेयर करूंगा। 18% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 18% इनकम आता है जीएसटी से। 18%, ये टोटल जितना रेवेन्यू अर्न करता है इसका 18% रेवेन्यू ये जीएसटी से इनकम करता है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करते हैं तो 18 रुपया 18 रुपीज इनकम करते हैं थ्रू जीएसटी। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे का बात करूं, डिंकी? जी सर। ओके, तो ये था कुछ जीएसटी को लाने के पीछे का कुछ छोटा छोटा कहानी कि ये जीएसटी हम लोग क्यों जानेंगे और जीएसटी जान के होगा क्या, इसके पीछे का स्टोरी क्या है। तो क्यों जीएसटी पढ़ना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में दे दिया और पढ़ लिए। सिलेबस में तो बहुत सारे चीज देते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों है, किस लिए है, और ये हम लोग अपने लाइफ में कैसे काम लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। और त्रिफ, आई होप कि तुम्हें भी क्लियर है। ठीक है, तो जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन, थोड़ा गहराई से ही जानेंगे इसको। क्या क्या जानेंगे यहाँ पर? देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवी। क्यों ये जीएसटी लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्यों क्यों इसको लगाया जाता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने थोड़ा सा पहले ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका।
and the difference between the two types of taxes. Enumerate the basic features of indirect taxes and the principal indirect taxes in India. Explain the concept of GST and the need for GST in India. Discuss the framework of GST as introduced in India and understand the various benefits to be accrued from implementation of GST. ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर हम लोग डिस्कशंस करेंगे. देखो, जीएसटी इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. देखो, जब टैक्स का बात आता है ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एक दूसरे के साथ ही चलता है, इसलिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट को दोनों को एक साथ मिलके ही बताया जाता है. एक मिनट होल्ड करो. हाँ, तो देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत जरूरी है जानना. जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड कंसेप्चुअल प्रोविजंस. चलो आगे देखते हैं. थोड़ा बैकग्राउंड भी देख ले. बैकग्राउंड ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं थोड़ा उसके हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं. मैट के हिसाब से स्टडी मैट क्या बताता है. In any welfare state, it is prime responsibility of the government to fulfill the increasing development needs of the country and its people by way of public expenditure. कंट्री को जरूरत है, बहुत जरूरत है. कल अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल अगर वार सिचुएशंस हो, ठीक है, कोरोना जैसे इतना बड़ा बीमारी जो पैंडेमिक फैला है, इसको हैंडल करना हो, गवर्नमेंट नीड मनी. हम लोग ऐसे बात बात में बोल देते हैं कि हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, वेयर इज द हॉस्पिटल. सवाल तो करते हैं, हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चन. रोड इतना खराब क्यों है, ठीक है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछते. फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पॉलिटिशियंस लोग पैसा मार लिया है. ठीक है, मान लेते हैं, मारते हैं ये लोग, पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं. लेकिन कभी हम लोग अपने ऊपर कोई भी सवाल किए हैं? कभी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछे अपने आप को? आस्क योरसेल्फ कि आप या हम, ठीक है, सभी को पूछ रहे हैं, ऑल ओवर, मतलब ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम लोग अपने तरफ से सरकार के लिए जो करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम जो रेवेन्यू, बाकी छोड़ो, हर कोई देश के लिए जान नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम लोग सब कोई टैक्स भरते हैं. क्या हमेशा हम लोग जीएसटी देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे? ऑल टाइम, मतलब बहुत केस में ऐसा होता है हम लोग बिना जीएसटी का ही लेना पसंद करते हैं. इनकम टैक्स का तो बात ना ही करें. कोई बोलेगा सर हम करते हैं, या आपका या मेरा करने से नहीं होगा, पूरा कंट्री में एटलीस्ट जो लोग इनकम करते हैं उनको करना चाहिए, और हम लोग नहीं करते. और ये भी एक रीजन है इंडिया का जो भी प्रॉब्लम है आज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, डिफेंस प्रॉब्लम हो, ठीक है, सारा का सारा मैटर, सारा का सारा जड़ यहीं पर छुपा हुआ है. क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एकमात्र सोर्स है टैक्स, और वही टैक्स हमारे थ्रू से गवर्नमेंट के पास जब तक नहीं पहुंचेगा, और वो टैक्स का पैसा को इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर वैसे अगर नहीं होगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू, तब तक वेलफेयर कैसे होगा? ये सब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझना, सोचना, ठीक है. फिर आप लोग जब भी सरकार के ऊपर हम लोग कभी भी बहुत सारे बातें करते हैं, वो लोग ये आपका अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन दीज आर ऑल, देयर इज आल्सो ए क्वेश्चन कि क्या हम लोग सच में हमारा तरफ का जो ड्यूटी है वो करते हैं? ये सब समझना बहुत जरूरी है. जो भी हो, अब बार बार हम लोग खुद पे सवाल करेंगे तो भी और मुश्किल. तो चलो, तो वेलफेयर स्टेट विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बीइंग बाय लेवी ऑफ टैक्स. यही तो सरकार का प्राइमरी सोर्स है. Though the collection of tax is to augment as much revenue as possible to the government to provide public service, over the years it has been used as an instrument of fiscal policy to stimulate. एक सवाल आ रहा होगा, सर फिस्कल पॉलिसी मतलब? फिस्कल का मतलब आप लोग जानते हो, फाइनेंशियल. फिस्कल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल.
और ट्रिप समझ में आ रहा है? शिवम आ रहा है सर। ओके। সৈকত আছিস না চলে গেলি? হ্যাঁ স্যার আছি। ওকে, হ্যাঁ স্যার আছি, শুনতে পাচ্ছি। সাউন্ড হয়নি ওই জন্য ভাবছি বোধহয় কানেকশন নেই। ওকে ঠিক আছে। ओके देखो, तो फिस्कल पॉलिसी टू स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट जिस तरह से हम लोग का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करते हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसी भी डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसी पे डिपेंड करता है। दस टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स इसीलिए कलेक्ट किया जाता है, हम लोग बहुत केस में बोलते रहते हैं। जैसे रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, ऐसे एक पैंडेमिक चल रहा है ना, पैंडेमिक चल रहा है, और पैंडेमिक में दो घटना हम लोग देखे। एक, लीकर शॉप ओपन किया गया, और एक रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों केस में हुआ, सीजी एंड एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सब वर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। सीजी एसजी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ये पैंडेमिक में लीकर शॉप चालू किया गया सबसे पहले, बिफोर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन अनलॉक होने से पहले ही चालू किया गया। और हम लोग देखे हैं कि किस तरह से लीकर शॉप में क्राउड, लाइन लगा के, लड़का लड़की कोई बाकी नहीं रहा, लाइन लगा के सब कोई तो ड्राम लेके भी पहुंच गया लिकर शॉप में लिकर लेने। सवाल वो नहीं है कि कौन ड्राम लेके लिकर शॉप में लिकर लेने गया, सवाल ये है कि लिकर शॉप लॉकडाउन से पहले क्यों खोला गया? एकदम सिंपल सा जवाब है, टैक्स। गवर्नमेंट के पास अर्निंग नहीं था, गवर्नमेंट हैव नो अर्निंग, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट चाहता था कि उसके पास अर्निंग हो, और अर्निंग करने के लिए वो नशाड़ी को चूज किया। जो लोग नशा करते हैं वो लोग जरूर ये नशा लेगा, लेकिन एक बात यहाँ पर है कि ये जो अपना लीकर है ना, इस पे जीएसटी नहीं लगता, इस पे स्टेट टैक्स लगता है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी परव्यू से बाहर है, ठीक है, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी टैक्स तो टैक्स हुआ ना, तो ये स्टेट टैक्स लगा के अच्छा खासा इनकम कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी लगा के गवर्नमेंट ने रिसेंटली, सॉरी जीएसटी बोल रहा हूँ, स्टेट टैक्स लगा के लिकर सेल करके करीब 100 करोड़ के आसपास इनकम किया, 100 करोड़ के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम किया, स्टेट ने भी अच्छा खासा इनकम किया, ठीक है, वो भी 10 दिन में 100 करोड़, इससे ज्यादा किया, ये तो सिर्फ 10 दिन में किया था, 10 डेज में। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। अब लिकर बेचना तो ऑब्वियसली गलत है, मैं तो मानता हूँ लिकर बेचना गलत है, उसे भी इंडिया जैसा कंट्री में, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया का वेदर लिकर के लिए एकदम अच्छा नहीं है, वो तो ठंडे देश में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ये लिकर एकदम अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और ऐसे सिचुएशंस में टैक्स ही गवर्नमेंट को बचा सकता है, और इसे पैंडेमिक से लड़ने के लिए ताकत दे सकता है फाइनेंशियल लेवल पे। तो देखो मतलब एक टैक्स का सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। चलो लीकर में तो समझ में आ गया, लीकर मतलब आप लोग समझ गए ना, मैं दारू का बात कर रहा था। अब थोड़ा बात करेंगे और एक चीज पे जिसपे भी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का और एक सोर्स है, पेट्रोल एंड डीजल। रिसेंटली पेट्रोल एंड डीजल का दाम बढ़ा है, हाँ या ना, बताओ तो। हाँ सर, पेट्रोल एंड डीजल का दाम आज भी बढ़ा है, हाँ आज भी बढ़ा है। आज भी बढ़ा है। क्या चला आज पेट्रोल या डीजल पता है? यहाँ স্যার अलग ही रेट আমাদের चलता এখানে है। তো 79 করে চলছে। 79, करीब 3-4 रुपया करके बढ़ा दिया, 4 रुपीज के आसपास में ग्रोथ हुआ है पेट्रोल में, मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 रुपए में, जो भी हो। अब सवाल ये है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का रेट कौन बढ़ा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेट अलग से देखना। आप लोग एक चीज जरूर देखे होंगे, पेट्रोल डीजल का रेट अलग अलग सिटी में अलग होते हैं, मुंबई में अलग, कोलकाता में अलग, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 1-1.5 रुपया का डिफरेंस होता है, दिल्ली में अलग। क्योंकि ये अलग इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से
पेट्रोल डीजल में टैक्स लगाते हैं, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता, ये भी जीएसटी परव्यू से बाहर है। ठीक है, क्यों है इसी पे तो चर्चा आगे आगे करेंगे। लेकिन ये दोनों जो सोर्स है, एक दारू मतलब लीकर और एक पेट्रोल एंड डीजल, ये दोनों कंज्यूमेबल गुड्स, ये दोनों में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ये दोनों से गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मोदी जी का गवर्नमेंट, पसंद हो ना हो गवर्नमेंट तो उन्हीं का है, बीजेपी का गवर्नमेंट तेल का, अभी पेंडेमिक में ऐसे ही लोगों का बिजनेस का सिचुएशन इज नॉट गुड, फिर भी क्या किया, रेट को बढ़ाया। क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट को अर्निंग चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो ओपोनेंट है वो, जैसे सोनिया गांधी ने कल आज ही चिल्ला रहा था, ठीक है, स्पेशली बोल रहा था कि ऐसे हालत में रेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए था क्योंकि बिजनेस का सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाना अच्छा नहीं था। वो तो ऑपोजिशन के जगह से सही बोल रहा है, लेकिन मोदी जी के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब तक रेवेन्यू अर्निंग नहीं होगा, गवर्नमेंट भी अपने आप को रन नहीं करा पाएगा। गवर्नमेंट कैन नॉट रन, उनको भी बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, बट फिर भी गवर्नमेंट को वही करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंट्री के बारे में इसीलिए इतना सारा बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये कंट्री के लिए ही कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बॉर्डर में जाके ही जान दे सकते हैं, देश के अंदर रह के भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। अगर अपना इकोनॉमी बूस्टअप कर पाएंगे ना, तो बॉर्डर में जो लोग जान दे रहे हैं अभी, इकोनॉमी बूस्टअप होगा तो जान थोड़ा कम भी हो सकता है। ये मेरा मानना है कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, देशभक्ति आप लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस लोग भी दिखा सकते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करके और बिजनेस बढ़ा के, ठीक है, और न्यू न्यू बिजनेस डेवलप करके, ठीक है, टैक्स कंसल्टिंग को प्रॉपर वे में दिखा के और लोगों को टैक्स के अंदर ला के आप लोग भी कर सकते हो। जीएसटी कंसल्टेंट बनो, इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनो, और लोगों को टैक्स देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहिए। हर दिशा से हम लोग कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के पास ये सब थ्रू से रेवेन्यू पहुंचेगा तो कंट्री को डेवलपमेंट करने में काफ़ी सुविधा होगा, और ऐसे वार सिचुएशंस को, ऐसे वायरस सिचुएशंस को टैकल करने में काफ़ी सुविधा होगा। तभी हम लोग एक डेवलप नेशंस बन पाएंगे। बहुत बड़ा देश है अपना इंडिया, और इसको बड़ा रखना भी चाहिए। अगर ये टूट जाए ना, तो चाइना जैसा कंट्री कभी भी हड़प लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तिब्बत को हड़प चुका है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ कि कंट्री का एक होना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें इकोनॉमिकल सिस्टम एक होना कितना जरूरी है। चलो थोड़ा तो देखना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा देखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा जरूर देखो। देखो थोड़ा सा देखो, करंट सिचुएशंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन एशिया, इंडिया का क्या हालत है, और ये देखो थोड़ा सा आप लोग। क्यों इंडिया का इकोनॉमी डेवलप होना जरूरी है, और कि इंडिया का टूटना नहीं चाहिए, और उसमें इकोनॉमी में जीएसटी क्या हेल्प कर सकता है। इट्स अ वेरी बिग इशू। सारा का सारा बात तो किताब में लिखा नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ हम लोगों को समझना ज़रूरी है। किताब में थोड़ा सा हल्का दिखा के निकल जाते हैं किताब, लेकिन हम लोगों को इस मैटर पे सोचना चाहिए। आप लोगों को मैप दिख रहा है? हेलो, मैप दिख रहा है? प्लीज यस सर, बताओ। दिख रहा হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ है। স্যার। यस सर, दिख रहा है। ओके, স্যার ये এই अपना যে ম্যাপটা দেখা, স্যার বলছি এই যে ম্যাপটা দেখাচ্ছে রিসেন্টলি যে নেপাল যে নিউ ম্যাপ রিলিজ করেছে না, हाँ हाँ, ওইটা यहाँ কি স্যার এখানে इंडिया, ইয়ে हয়ে गए, इंक्लूड করে दिए न्यू मैप? हाँ, नेपाल तो इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये इस एरिया में प्रॉब्लम है, हाँ इस एरिया में प्रॉब्लम है। नेपाल ने जो किया ना, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस एरिया, लिपू लेक एरिया। ठीक है, लिपू लेक, काला पानी। हाँ, लिपू लेक काला पानी एरिया, ठीक है, वो एरिया में प्रॉब्लम है नेपाल का। तो नेपाल बोल रहा है कि ये उनका जगह है। जो भी हो, नेपाल के साथ डिस्प्यूट के पीछे भी चाइना का ही हेल्प है। अब देखो, एक एरिया दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एरिया देखो, यहाँ से लेके ये एरिया जो दिख रहा है ना, ये तिब्बत है। दिस इज नॉट चाइना, जानते हो?
ये तो चाइना ने हड़प के रखा, ये चाइना हड़प के रखा। 1913 में एक बार फर्स्ट टाइम किया था, फिर ब्रिटिश के साथ संधि करके तिब्बत ने अपना जगह ले लिया था। फिर 1951 में फिर से चाइना ने तिब्बत को ले लिया, जब पूरा दुनिया वर्ल्ड वॉर में बिजी था। फिर से तिब्बत, चाइना क्या किया, वर्ल्ड वॉर में वो किसी के पार्ट में नहीं था और वो तिब्बत को ले लिया। और तिब्बत को लेके यहाँ का मतलब तिब्बत वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रीजन है, और वहां पर मेनली वो जगह मतलब क्या बताऊं सर, बुद्धिस्ट लामा लोग आए, ठीक है। वहां पर मेनली मॉन्क लोग रहते हैं, नॉर्मल वहां पर हर कोई मॉन्क है, इतना आप जानो। और यहाँ पर मेनली स्पिरिचुअल काम ही होता है और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। मतलब हम लोग को इंडिया का जो जितना सारा रिलीजन बना है ना, चाहे आप बुद्धिस्ट ले लो, ये भी इंडिया से बना है। बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, ये तीनों रिलीजन का जो मेन घाटी है दैट इज मानसरोवर और कैलाश, ठीक है। ये माउंट कैलाश ही है जहां से सारा का सारा मैटर निकला है पूरा इंडिया का। ये कैलाश यहीं पर है। अब सर स्पिरिचुअल का बात क्यों कर रहे हो? तो स्पिरिचुअल का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तिब्बत अगर चाइना ने ले लिया और 51 से पूरा का पूरा चाइना उस एरिया को चला रहे हैं, अब सवाल यही उठता है कि ये है चाइना, मेनली चाइना यही है। इवन मंगोलिया पे भी चाइना का चल रहा है। चाइना का एरिया देख रहे हो ना, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। ये इधर भी है, ठीक है, इधर भी है। मतलब इंडिया जैसा कंट्री चाइना के अंदर 3-4 घुस जाएगा, इतना बड़ा है चाइना। उधर पीछे भी है, इतना बड़ा है। अब चाइना अगर नेपाल के साथ जिस तरह का पॉलिटिकल प्रॉब्लम कर रहा है इंडिया के साथ, नेपाल तो इंडिया का बहुत ही क्लोज एक रिलेटिव है, बहुत क्लोज रिलेटिव। एक जमाने में इंडिया का ही हुआ करता था। इवन गौतम बुद्ध का नेपाल में ही जन्म है, तो नेपाल ऑलवेज इंडिया का पार्ट था। लेकिन ब्रिटिश जाने के जब आया था तब ब्रिटिश नेपाल में कब्जा नहीं कर पाया था। और आज का जो इंडिया का मैप है, ये ब्रिटिश जाने के बाद जो मैप छोड़ के गया वो वाला मैप है। अब सवाल यही है कि ये जीएसटी के बारे में बात करते हुए सर इंडिया का ये पॉलिटिकल मैटर क्यों? क्योंकि देश का इकोनॉमी बूस्टअप जीएसटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और इकोनॉमी बूस्टअप होगा तो पॉलिटिकल लाइन भी प्रॉपर रहेगा। ये पाकिस्तान हड़प के रखा है, दिस इज पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड ये कान देख रहे हो, चाइना लेके रखा है, दिस इज कॉल्ड अक्साई चाइना, ठीक है। ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये इसी के कारण, और ये लद्दाख में जो प्रॉब्लम हो रहा है ये अक्साई चाइना में ही प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया। अब सवाल यही है कि अगर हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग रहना चाहेंगे डिफेंस वाइज, तो उसके लिए इकोनॉमिकली अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप नहीं रह पाएंगे तो मुश्किल है। इधर अरुणाचल प्रदेश में एक पार्ट है, ये वाला एरिया करीब करीब, ये इनका कहना है कि ये तिब्बत का पार्ट है, और क्योंकि चाइना तिब्बत को हड़प लिया तो चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका है। अब इस तरह से अगर हर कोई, एक तो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट अलग अलग बताते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर ही एक प्रॉपर यूनिटी नहीं है। मतलब हम लोग इंडिया है एक अलग अलग स्टेट का झुंड है, हम लोग एक नेशन अभी तक नहीं बन पाए। नेशन बनने के लिए जो चाहिए ना, वो अभी तक नहीं है हमारे कंट्री में, सब अलग अलग झुंड है। ममता दीदी तो कल मोदी के जो प्रेस मीट था, प्राइम मिनिस्टर का जो मीट था, उसमें नहीं रहा। अब बताओ, बंगाल को अलग कर दो, यहाँ से बंगाल अलग हो गया, वेस्ट बंगाल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ममता दीदी ऐसे ही बिहेव करते हैं, जानते हो। अच्छा, पंजाब का अपना इशू है। पंजाब तो एक बार खालिस्तान बनाने के लिए रेडी था, ठीक है, फिर बाद में बहुत लोग ना कर दिया, अलग इशू। चलो हर एक इशू में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हर कोई इस तरह से अलग हो जाएगा, साउथ इंडिया तो बोलता है कि हम लोग अलग ही है, ठीक है, और बीच में ये कुछ रीजन, यही सिर्फ क्या इंडिया रहेगा। उसमें बिहार यूपी तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर तो ऐसे भी कुछ जगह है बिहार यूपी में कि जो पाकिस्तान जीतता है तो ज्यादा खुश होते हैं। अब फिर इंडिया रहेगा कहाँ? और इससे चाइना जैसा कंट्री को इंडिया में एंट्री लेने में कितना टाइम लगेगा? तो पॉलिटिकली अगर हम लोग इतना डिवाइड हो जाएंगे ना, इकोनॉमिकली भी कभी बन नहीं पाएंगे। और जीएसटी इसमें बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि जब इकोनॉमिकली डेवलपमेंट आ जाएगा ना, तो ये सब चीजें थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एडुकेशन होगा, एडुकेशन के साथ हॉस्पिटल सिस्टम बढ़ेगा, तो हर एक चीज में डेवलपमेंट आ जाएगा ना, तो सुविधा होगा। आई होप कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो। हेलो, यस सर, समझ। ओके, डिंकी समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल मुद्दा बताना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि मैट के अंदर भी कितना सारा पॉलिटिकल बातें हैं, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर फालतू में पॉलिटिकल बात क्यों कर रहा है। ओके, तो ये सब था बैकग्राउंड। अब देखो, व्हाट इज अ टैक्स।
टैक्स क्या है इसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुका। चलो टैक्स में और आगे बात नहीं करते। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस आर ब्रॉडली, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में मैंने बात कर चुका, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। Direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the persons, juristic or natural, on whom it is imposed. Direct tax is one that cannot be shifted by the taxpayers to someone else. A significant direct tax imposed in India is income tax. मैंने ऑलरेडी बात कर चुका। और यहाँ पर एक चीज बोला ना कि डायरेक्ट टैक्स शिफ्टेड नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्टेड होता है, इसी में मेन खेल है। इनडायरेक्ट टैक्स देखो, इफ द टैक्सपेयर इज जस्ट ए conduit and at every stage the tax incidence is passed on till it finally reaches the consumer who really bears the brunt of it. Such tax is indirect tax. An indirect tax is one that can be shifted by the taxpayers to someone else. Simple है ना? देखो indirect tax normally किस पे लगता है? गुड्स या सर्विस पे लगता है। मैं गुड्स लेता हूँ, आप एक मैगी का पैकेट ही ले लो एग्जाम्पल में, मैगी पैकेट। चलो मैगी पैकेट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक बार मैगी पैकेट में ही देख लेते हैं कि क्या खेल है। सिंपल सा कहानी है, थोड़ा ध्यान देना। मैगी पैकेट दिख रहा है? यस सर। ओके, क्या प्राइस है मैगी का? 12 रुपए छोटा वाला, बाकी वो साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड रेट 12 रुपीज है ना, MRP 12, ठीक है। मैगी, और हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, एक चीज जरूर देखे होंगे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना। तो ऐसे ही मैगी में भी लिखा रहता है। चलो मैगी का दाम मैं 12 रुपया मान के चलता हूँ। अब ये 12 रुपीज का जो मैगी पैकेट है, इसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, दैट मीन्स GST लगा के। लेकिन ये मैगी जब फर्स्ट टाइम बना था तो क्या उसका दाम डायरेक्टली 12 हो गया था? ये तो पैकेटिंग के बाद है, इंक्लूसिव ऑफ GST। अब खेल क्या है कि ये 12 रुपया होने से पहले ये मैगी बना किससे? ये जो मैगी दिख रहा है, ये मैगी किससे बना? ये व्हीट से बना, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मैदा बोलते हैं ना, मतलब वो रिफाइंड फ्लावर से बनता है। व्हीट मतलब नॉर्मल आटा से भी बनता है, लेकिन नॉर्मल जो स्पेशलिटी जो ज़्यादा फेमस है वो रिफाइंड फ्लावर से है। तो ये व्हीट जो है, ये व्हीट सबसे पहले व्हीट कहाँ बनता है? एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो एग्री लैंड में फार्मर व्हीट बना के फैक्ट्री को देता है, फैक्ट्री मतलब जहां पर ये फीड बन जाता है। सबसे पहले तो ये गेहूं का दाना था, फिर ये बन गया वहां पर आटा, ठीक है, आटा या मैदा, आटा में बन गया। फिर वही आटा नूडल्स फैक्ट्री, मतलब ये नेस्ले वाले, उसको लिया और फिर उसको मैगी बनाया। तो मैं मान लेता हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड से ये 5 रुपीज का आया था, मतलब एक पैकेट मैगी बनाने के लिए 5 रुपया इधर जोड़ा, फिर वहां पर और 2 रुपया फैक्ट्री में जोड़ा 7 रुपया, फिर और 2 रुपया नेस्ले वाले ने परचेज किया। फिर बाद में जब टैक्स लगाया गया, GST लगाया गया, और हर एक स्टेज में थोड़ा बहुत टैक्स था। तो इस तरह से ये टैक्स शिफ्ट हो गया। 5 रुपया यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चरल लैंड में दाम था, फिर 2 रुपया का दाम आ गया आपका फ्लोर मिल के पास, मतलब जो मिल वाले हैं उनके पास। नेस्ले ने 9 रुपया में लिया, फिर 12 रुपये में टैक्स लगा के किससे ले रहा है? पब्लिक से। तो ये अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया, टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया, है ना। और क्योंकि टैक्स बर्डन शिफ्ट हो गया किससे? एग्रीकल्चरल फार्मर से। फार्मर को तो टैक्स देना नहीं पड़ता नॉर्मली, फार्मर से मिल ओनर से नेस्ले कंपनी से पब्लिक। और इसका जो अमाउंट है ये शिफ्ट होते होते टैक्स का अमाउंट भी शिफ्ट हो गया पब्लिक पे। तो अल्टीमेटली क्योंकि टैक्स का बर्डन भी शिफ्ट होते होते शिफ्ट हो गया, तो ये इनडायरेक्ट लेवल पे टैक्स चार्ज हुआ, डायरेक्टली टैक्स चार्ज नहीं हुआ, इनडायरेक्टली चार्ज हुआ। एंड दैट्स व्हाई GST क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बताना थोड़ा सा कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ डिंकी?
क्लियर है बात? हाँ ओके तो इसको इनडायरेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली हम इसको टैक्स पे करते हैं और इसका जो बार्डन है ये शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करके भी इसका बार्डन को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स, मेरा इनकम टैक्स मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। आपका इनकम का टैक्स आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप किसी और पे ये शिफ्ट नहीं करा सकते। ओके ये जीएसटी जो है ये दोनों मिक्स्ड अप में, इस पे थ्योरेटिकल पार्ट भी है और मैथमेटिकल पार्ट भी है, बट जीएसटी इज बेसिकली प्रोविजन बेस्ड। हाँ बेसिकली प्रोविजन बेस्ड है, थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन से एक छोटा छोटा प्रोविजन से जीएसटी बनता है, इसलिए इसका प्रोविजन पे हम लोग काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी है, मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा दिखाऊंगा, ठीक है, एक सम्स तो मैं जरूर दिखाऊंगा कि कैसे है प्रैक्टिकल। ओके तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है, मैं आगे बात करता हूं। देखो पूरा सिंप्लीफाई कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स, डायरेक्टली बोला एकदम, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये सब छोटा छोटा एमसीक्यू में पूछता है, मतलब किसी किसी को इजी लग रहा है लेकिन बाद में ही सब टफ हो जाता है। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, thus incidence of the tax is shifted to the other person. Progressive in nature, high rate of taxes for people having higher ability to pay. ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है और ये रिग्रेसिव इन नेचर है। ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन। प्रोग्रेसिव इन नेचर इन द सेंस मतलब इसमें ना रेंज को बढ़ा जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जैसे कि आप लोगों को इनकम टैक्स का रेट पता है अप टू, मैं जो ओल्ड रेट जो अभी भी है वही बात कर रहा हूँ मेनली। अभी दो रेट का सिस्टम चल रहा है, मैं जो नॉर्मली स्टैंडर्ड है उसी पे बात करता हूँ। अप टू 2.5 लाख नील, मतलब अगर किसी का इनकम 2.5 लाख दैट इज 2.5 लाख या 2.5 लाख तक है तो 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख का एट द रेट ऑफ 5% रेट है, 5 लाख से ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20% रेट है, और ग्रेटर देन 10 लाख से ऊपर 30% रेट है। इसके बाद सरचार्ज वगैरह भी रखा हुआ है, ठीक है। 50 लाख से ऊपर एक सरचार्ज का रेट है, 100 लाख से ऊपर मतलब 1 करोड़ के ऊपर का अलग सरचार्ज है। सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, मैं उस पर डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो सब इनकम टैक्स में डिटेल्स है, तो मैं यहाँ उतना सारा बात नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, देखो हायर मतलब पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे, मतलब जितना जितना आपका एबिलिटी बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका टैक्स देने का एबिलिटी भी बढ़ेगा, इसलिए जिसको क्या कह रहा है प्रोग्रेसिव, ये एक क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। क्यों रिग्रेसिव? क्यों? क्योंकि सबसे पहला बात ये मतलब बढ़ाया नहीं जाता इस तरह से, वो तो प्रोडक्ट वाइज होता है, और ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर, मतलब अंबानी भी मैगी खाए उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना हम आप जैसे लोग देते हैं। इवन बेगर ऑल्सो, जिसको हम लोग बोलते हैं भिखारी, भी ऑल्सो देता है। बेगर भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, वो डायरेक्ट टैक्स तो पे नहीं करता बट इनडायरेक्ट टैक्स जरूर पे करता है। बोलो समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ रिग्रेसिव क्यों बोला समझ में आया? क्योंकि ये प्रोग्रेस उस तरह से नहीं है, लेकिन इसका पेमेंट सबको इक्वली बियर करता है, इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी टू पे, मतलब उसका एबिलिटी कुछ भी हो, चाहे आप बेगर हो, ठीक है, भिक्षुक हो, ठीक है, चाहे आप अंबानी हो, चाहे हम आप जैसे आम आदमी हो, ठीक है, चाहे आप आम आदमी हो, सबको इक्वली पेमेंट करना पड़ता है। उसके लिए कुछ अलग से नहीं है कि भाई इनकम बढ़ता जाएगा तो आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। दुकानदार ऐसे नहीं पूछते भैया आप करोड़पति हो तो आपके लिए रेट अलग, आप अगर लाखपति हो तो आपके लिए रेट अलग, ऐसा नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ओके मैं इसको एक बार पूछूंगा औत्रीब को। औत्रीब समझ में आ रहा है? औत्रीब
ओके ठीक है। देखो बार्डन ऑफ टैक्स, इसका बार्डन देखो, ये सब छोटा छोटा बातें हैं। फिर से बार्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। इनकम टैक्स में बार्डन खुद लेना पड़ता है, पर इसमें बार्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, है ना। जैसे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सबसे पहले कौन आता है प्रोडक्ट में, गुड्स है ना, गुड्स का बात कर रहा हूँ। गुड्स, गुड्स मतलब क्या, प्रोडक्ट। गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर अपना जो प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्ट को किसको दिया, होलसेलर को दिया। इसको इस तरह से दिखाने से अच्छा रहेगा। देखो एक बार, एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में चलो क्या बनाओगे, हम लोग मैगी बना रहे थे, मैगी बना लेते हैं। फैक्ट्री में चुल्ली है, धुआं उड़ रहा है, ठीक है, धुआं उड़ रहा है। फैक्ट्री में मतलब मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बना रहा है। वो क्या किया, जो भी प्रोडक्ट, जैसे हम लोग का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एग्जाम्पल में क्या लिया गया, मैगी, प्रोडक्ट है मैगी। मैन्युफैक्चरर ने फार्मर से ये लिया, लेने के बाद ये इसी प्रोडक्ट को किसको देगा, होलसेलर को देगा। होलसेलर मतलब डीलर भी बोल सकते हो आप लोग, होलसेलर या डीलर को देगा। डीलर यही प्रोडक्ट, मानो कि ये फार्मर से जो भी दाम से लिया, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया नूडल्स का 5 रुपया। फिर वही नूडल्स, जो मैगी का नूडल्स होलसेलर को ये दे रहा है 5 रुपये के ऊपर, मानो कि 10% टैक्स लगा रहा है। 5 का 10% कितना हो जाता है, 5 का 10% 0.5 ना, 5.5 रुपया, इतने दाम में ये होलसेलर को दे रहा है। फिर सिमिलरली होलसेलर भी रिटेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को देगा, अल्टीमेट हम लोग, ठीक है। अब यही मैगी पैकेट 10% करके टैक्स चार्ज करके 5.5 का, फिर से होलसेलर ने क्या करेगा, 5.5 में इससे ले रहा है टैक्स दे के, जिसमें 0.5 का टैक्स है, 0.5 का टैक्स है, मतलब 50 पैसा का। होलसेलर इसके ऊपर 5.5 के ऊपर अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन लगाएगा। चलो 5.5 के खरीदा हुआ, 2.5 का टैक्स ये ऐड कर दिया, वैल्यू एडिशन। 5.5 और 2.5 मतलब 8 रुपीज। फिर 8 रुपीज में ये रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर इस पे ऊपर और 10% लगाएगा, ठीक है। फिर 8.80, ठीक है। फिर यही 8.80 से कंज्यूमर, रिटेलर अपना प्रॉफिट लगाएगा, मतलब 8 में 10 रुपया, 10.80, फिर कंज्यूमर इसी चीज पे लास्ट जो जीएसटी है सब कुछ लगा के मान लेते हैं कि 12 रुपीज में कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। तो सब कोई अपना अपना जो टैक्स बर्डन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। फैक्ट मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने अल्टीमेटली कंज्यूमर को दिया। और सबसे बड़ा बर्डन कौन लेता है जानते हो, जीएसटी का पूरा बर्डन हम लोग लेते हैं। हम लोग मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर लेते हैं, सबसे बड़ा बर्डन यही लेते हैं, ये और किसी के ऊपर नहीं लगा सकता। जो भी वो कंज्यूम करेगा उसको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन का कॉन्सेप्ट। यही जीएसटी का सबसे मजा का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मजेदार बात है कि जीएसटी में अपना टैक्स का बर्डन एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के ऊपर इस तरह से शिफ्ट होते होते प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के इनकम बढ़ जाते हैं। समझ में आया, बताना प्लीज। डिंकी, यस सर। जी सर। डिंकी, डिंकी कहाँ चला गया? हाँ सर, हेलो। ओके ओके, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। ओके, तो ये था बर्डन का बात। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे भी मैं स्टार्टिंग में बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में जो मेन जो चैप्टर्स होते हैं दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सीएस एंड सीए में दोनों में कस्टम्स भी पढ़ना पड़ेगा। सीए वाले लोग कस्टम्स अभी नहीं पढ़ोगे, फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। इसमें एंड सीए में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सीए वाले सिर्फ, अच्छा ये इनकम टैक्स है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, सीए वाले कस्टम्स फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है।
ओके चलो एक सम्स का डिस्कशंस करते हैं, उसके बाद और भी बातें करेंगे, बहुत सारा मैटर्स है। एक सम्स लेते हैं तुम लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट लेवल पे इसका इफेक्ट कैसे आता है, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, जिनके पास है कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है उनको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगा। ओके इंट्रास्टेट सप्लाई दिख रहा है आप लोगों को, इंट्रास्टेट सप्लाई। हाँ एक एग्जांपल है कि किस तरह से जीएसटी का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, मतलब ये जीएसटी से गवर्नमेंट कैसे इनकम करता है, ठीक है, मतलब सिंपल गूगल क्वेश्चन है, हाउ गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी। एकदम सिंपल गूगल में हम लोग हाउ टू करते हैं ना, वही क्वेश्चन है, हाउ टू क्वेश्चन है, हाउ गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी। उसी का एक झलक दिखाएंगे आप लोगों के सामने कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना जीएसटी से अर्निंग करते हैं। तो ये सबको तो समझ में नहीं आता, आम आदमी को तो एकदम नहीं आता, लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए सीएस प्रोफेशनल्स आप लोगों को तो जरूर पता होना चाहिए। तो चलो एक झलक देख लो कि कैसे गवर्नमेंट का अर्निंग होता है और किस तरह से ये मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है और सरकार के घर में पैसा पहुंचता है। लेकिन दो बातें हैं, एक होता है इंट्रास्टेट, एक होता है इंटरस्टेट। मतलब इंट्रा एंड इंटर का खेल क्या है। ओके पहले चलो इंट्रा और इंटर का मतलब समझा देते हैं। इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट, जीएसटी में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रा वाला मैटर इंट्रास्टेट एंड अनदर इज इंटरस्टेट। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस एकदम नहीं है। अगर कोलकाता से कोई प्रोडक्ट दुर्गापुर जाता है, अगर कोलकाता से कोई प्रोडक्ट दुर्गापुर जाता है तो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दुर्गापुर बंगाल में ही है, कोलकाता एंड दुर्गापुर ये दोनों सिटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। अगर मैं इंटरस्टेट का बात करूं तब स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर यही चीज मैं बता दूं कि प्रोडक्ट कोलकाता से दिल्ली जाता है, तब ये स्टेट चेंज हो गया, क्योंकि दिल्ली आता है, दिल्ली अलग एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल है और दिल्ली अलग एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। अगर कोलकाता से मुंबई जाता है, चलो अगर कोलकाता से मुंबई जाता है तो मुंबई क्या हो गया, महाराष्ट्र का कैपिटल है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे स्टेट चेंज हो रहा है या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी जा रहा है, तो उसको हम लोग इंटर स्टेट कहेंगे। और जब सेम स्टेट के अंदर होगा, अगर स्टेट सेम है, सेम स्टेट के अंदर होगा तो कहेंगे इंट्रा स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक राज्य से दूसरा राज्य, तब बोलेंगे इंटर स्टेट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रा स्टेट में गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू अर्न करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रा स्टेट से गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू करता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इंट्रा स्टेट सप्लाई में गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्निंग पैटर्न क्या है, हाउ गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू, हाउ गवर्नमेंट कैन अर्न। चलो ये पहले देखते हैं। चलो फर्स्ट, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस द सप्लायर वुड चार्ज ड्यूअल जीएसटी। ठीक है, ये तो आप लोग ऑलरेडी देखते ही हो, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो दोनों जीएसटी आप लोग देखते हो, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कोई भी चीज परचेस करते हो बिल में जरूर देखते होंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी दिखा रहता है एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन दी सप्लाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बाय ए टू बी, कौन किसको दे रहा है, ए सर्विस दे रहा है बी को, ए सर्विस दे रहा है बी को, ए टू बी। तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कितना का वैल्यू है, 10,000 का। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है,
10,000 का वैल्यू है, इसमें सीजीएसटी चार्ज किया गया 9%, मतलब यहाँ पर मान लिया गया कि 18% रेट है, जीएसटी रेट का प्रोडक्ट है, 18% जीएसटी का प्रोडक्ट है। आप लोग तो जानते ही ये सब, नॉर्मल थोड़ा सा आंख कान खुला रखेंगे तो मार्केट में मोटा मोटी एक जीएसटी का जो आप लोग रेट देखते हैं होंगे, दैट इज 12% का देखते होंगे, 18% का देखते होंगे, 28% रेट का भी प्रोडक्ट देखते होंगे, ऐसे आप लोग देखते हैं, 5% का भी देखते हैं। तो 5, 12, 18, 28 ये सब स्टैंडर्ड जीएसटी का रेट है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करता है। उसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में क्या रेट अप्लाई होता है, काफी सारा मैटर जानेंगे। आप लोगों को तो एकदम ये सब मैटर पे मास्टर होना पड़ेगा, बिकॉज सीए, सीएस एंड सीएमए इज द ओनली प्रोफेशनल इन इंडिया, ठीक है, जिसको ये सब मैटर में काफी मास्टरी हासिल होता है, ठीक है। और बाकी लोग इतना नहीं जानते जितने आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। 10,000 में जीएसटी ऐड करो 9%, 900, एसजीएसटी ऐड करो 9%, 900। तो टोटल प्राइस चार्ज बाई ए फ्रॉम बी। अब ए ने बी पे जो लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स किया या सर्विस किया, कितना कर दिया, 11,800 का, 10,000 पे 900 एंड 900, तो 900 प्लस 900 100 800, दैट इज 10,000 के साथ ऐड कर दो, 10,000 प्लस 1,800 दोनों मिला के हो जाता है आपका 11,800, ठीक है। ओके, ये तो सिंपल था, लेकिन ये तो था ए ने बी को सप्लाई किया। हम लोग क्या सवाल कर रहे हैं, सवाल ये है कि हाउ गवर्नमेंट अर्न, गवर्नमेंट कैसे अर्न कर रहे हैं, हाउ गवर्नमेंट कैन अर्न, उस पे बात कर रहे हैं। ओके, देखो the CGST and SGST charged on B for supply of goods and service will be remitted by A। जो भी CGST या SGST बी के ऊपर चार्ज हो रहा है ना, यहाँ पर कौन किसको सप्लाई दे रहा है, ध्यान देखना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैटर है। ए से बी पे सप्लाई हो रहा है ना, ए ऑफ कोलकाता, लोकल बात हो रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं ए ऑफ कोलकाता सप्लाई किया बी ऑफ दुर्गापुर को, कोलकाता टू दुर्गापुर, तो लोकल सप्लाई है। ए ऑफ कोलकाता सप्लाई टू बी ऑफ दुर्गापुर। तो सवाल ये है कि द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड ऑन बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी रेमिटेड बाय ए टू द एप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब जब ए ने बी को सप्लाई कर रहा है, टैक्स कौन किसको दे रहा है, ये जो 900 एंड 900 है ना, ये बी ए को दे रहा है, बी ए को दे रहा है, बी ए को रेमिट कर रहा है, और ए इसको रेमिटेड बाय ए, देखो ना, चार्ज ऑन बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी रेमिटेड बाय ए टू द एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ए का क्या काम होगा, ये गवर्नमेंट का जो एप्रोप्रिएट अकाउंट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, वहां पर पहुंचाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। आप लोग सुने होंगे ये जीएसटी का काम करते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए दुकानदार उनके पास पहुंचते कि भाई मेरा थोड़ा जीएसटी फाइल कर दे। तो इससे यहाँ पर ये जो है, ये किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरा रिटर्न फाइल कर दो। A is the first stage supplier of goods and service and hence does not have credit of CGST, SGST और IGST। अब इसका जो क्रेडिट होता है, ये भी समझने का बात है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सप्लाई कर रहा है, कौन, ए जो है वो बी को फर्स्ट टाइम सप्लाई किया था ना, फर्स्ट टाइम सप्लायर, तो इसलिए उसका कोई क्रेडिट अभी नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है, और जो फर्स्ट स्टेज सप्लायर होता है उसका कोई क्रेडिट नहीं रहता है। क्रेडिट क्या होता है वो आगे आगे मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना थोड़ा बता दो, मैथमेटिकल चीज समझा रहा हूँ थोड़ा सा प्रोविजंस के साथ। आ रहा है सर। ओके, डिंकी क्लैरिटी आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, आई होप कि उसको इस जो नया ज्वाइन किया है उसको भी आ रहा है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है अभी। औत्रिव, तुम्हें भी आ रहा होगा, योर नेम इज सो टफ, औत्रिव। ओके, देखो, तो ए इज द फर्स्ट टाइम गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट हैव क्रेडिट ऑफ। क्रेडिट क्या है वो मैं समझाता हूँ, क्रेडिट कैसे मिलता है अलग अलग से, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में एंड आईजीएसटी में, क्रेडिट में समझाता हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है ये। अब ये जो सप्लाई हुआ था, ये जो सप्लाई हुआ था, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय बी टू सी, अब ए ने बी को दे दिया था, ए कौन था, फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज सप्लायर था, ए ने किसको सप्लाई किया था, बी को किया था। अब क्या हो गया, बी सी को कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर दिया 20% का, जो भी बी प्रोडक्ट लिया ए से उस पे बी वैल्यू एडिशन कर दिया। कोई भी बिजनेसमैन अपना वैल्यू तो लगाएगा,
कोई भी नॉर्मल आप दुकान देख लो ना, जैसे आप लोग जो भी एरिया में रहते हो, कोई दमदम में रहते हो, कोई मुजफ्फरपुर में रहते हो, कोई बागुआटी में रहते हो, ठीक है, कोई बारासात में रहते हो, तो आप लोग लोकल एरिया में जो भी दुकानदार है, मैक्सिमम दुकानदार प्रोडक्ट कहाँ से उठाते हैं? बड़ा बाजार से। और बड़ा बाजार से सामान लाके, बड़ा बाजार होलसेल एरिया है, यहाँ से प्रोडक्ट जो भी लाते हो, अगर आप एक 500 का प्रोडक्ट लाते हो, दुकानदार को पूछो 500 में अपना वैल्यू एडिशन तो करेगा ना, तो अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से 20% ऐड करेगा। तो ऐसा ही हम लोग एक 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। तो कोई भी दुकानदार एक दूसरे से प्रोडक्ट लेके वैल्यू एडिशन जरूर करेगा, ठीक है, नहीं तो अपना मार्जिन क्या होगा, प्रॉफिट क्या है, फिर वही तो प्रॉफिट है। और उसी प्रॉफिट पे ही सरकार टैक्स मांगते हैं, उसी प्रॉफिट पे ही सरकार टैक्स मांगते हैं। सेल करने के टाइम पे प्रॉफिट लगाए और उसी सेल पे टैक्स, मतलब सेल टैक्स, जिसका नया नाम है जीएसटी। इसी को तो पहले सेल टैक्स कहा जाता था, अभी ये सब नया नया नाम आया है। फिर ये सेल टैक्स बाद में नाम हुआ वैट, फिर अभी वैट का नाम हो गया जीएसटी, ठीक है। देखो कि सर्विस सेल टैक्स वैट बना, वैट जीएसटी बना, अब हम लोग जीएसटी को समझ रहे हैं। तो ए ने बी को दिया, बी ने सी को 20% ऐड करके दे रहा है, बी सी को 20% वैल्यू एडिशन करके दे रहा है against the CGST and SGST payable on the supply of goods and service made by him to C। अब देखते हैं ना क्या वैल्यू एडिशन हुआ। प्रोडक्ट था 10,000 का, जिसमें 20% ऐड किया, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल करो 10,000 प्लस 20%, तो हो जाएगा आपका 2,000। तो 10,000 का 20% 2,000, फिर 10,000 प्लस 2,000 12,000। अब ऐसे भी बोल सकते हो ना 120%, 10,000 का 120% भी करोगे तो भी 12,000 आ जाएगा। कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, एक ही बात आएगा, क्योंकि 10,000 ये पूरा वैल्यू अगर 100% का है तो 120% का कितना हो जाएगा, 12,000। तो इस तरह से टोटल वैल्यू एडिशन करके हो गया 12,000। सीजीएसटी एसजीएसटी 18% ही मान के चल रहे हैं ना, जो पुराना रेट चल रहा था। प्रोडक्ट 18% का है, तो 18% मतलब 9% इधर, 9% इधर। आप कोई भी बिल निकाल के देख सकते हो जो आपके घर में होगा जीएसटी वाला, तो आपको दिख जाएगा कि जो भी बिल होता है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों वापस में 50% बांट लेता है। अब ये 50% क्यों बांटते हैं, ये हम लोग अभी आपको दिखाते हैं। टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी फॉर लोकल सप्लाई कितना हो गया, 1080 टोटल करो तो कितना हो जाएगा, 14,160। सिंपल है ना, 12,000 पे दोनों ऐड कर दिया। तो प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी, तो ये बी ने सी पे चार्ज किया, बी ने सी से चार्ज किया। अब कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय बी टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। बी गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, देखो सिंपल है एकदम, उसी के साथ कनेक्ट करके थोड़ा देखना, अगर पहले वाला देख लिए हो, ठीक है। 1000 यहाँ पर 12,000 में 1080 था, यहाँ 1080 था, तो यही 1080 गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। सीजीएसटी का अगर बात करें, अच्छा अब किसी के मन में चल रहा होगा सीजीएसटी का फुल फॉर्म बता दो ना सर। सर बेसिकली 3 तरह का टैक्स मेनली होता है, ठीक है, 4 तरह का होता है। जीएसटी इज 4 टाइप्स, जो मैं थ्योरेटिकली बोलना चाह रहा था लेकिन मैं थोड़ा मैथ्स में आ गया। सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। एसजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस। और भी होते हैं, जब इंटरस्टेट लेवल में पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग आईजीएसटी भी जानेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये सब आगे चर्चा करेंगे थ्योरेटिकल मैटर पे, प्रोविजनल मैटर पे, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिकली को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। सीजीएसटी का फुल फॉर्म मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे आप लोग जानते हो कि अपने इंडिया में जो पॉलिटिकल पैटर्न है, ठीक है, जिस तरह से इंडियन चलता है, ये सिस्टम सब भी चीज़ हम लोग आगे आगे क्लास में डिस्कशंस करेंगे और भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने इकोनॉमी में पैसा दोनों को देना पड़ता है, ठीक है। इसी पैटर्न पे अपना इंडियन गवर्नमेंट करेंटली फंक्शन करता है। फिर से मैं इंडिया में एक बार फिर से जाना चाहूँगा कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी बोलने के बाद मैं बताऊंगा आपको, एक बार आप बस एग्जाम्पल देख लो एक बार। तो सीजीएसटी 9% का जो पार्ट है दैट इज 1080, ओके। तो 1080 का सीजीएसटी, इसमें क्रेडिट कुछ है क्या सीजीएसटी का? हाँ है ना, क्योंकि अब यही क्रेडिट वाला पार्ट समझो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर एसजीएसटी सीजीएसटी का 900 था ना, जब ए ने
ए ने जब बी को दिया था तब बी ने ए को 900 का जीएसटी पे किया था। बी जब सी को दे रहा है तब सी ने बी को 1080 का जीएसटी दिया, है ना। अब ये जो बी है ये जब गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भाई तुमने सी को 1080 का प्रोडक्ट दिया तो बी को डायरेक्ट क्लेम कर रहा है कि मुझे 1080 पे करो, गवर्नमेंट क्लेम फ्रॉम बी। अब बी बोल रहा है कि क्रेडिट है मेरा, 1080 नहीं देंगे, पहले 900 दिए थे वो क्रेडिट दे दो। तो ये सीजीएसटी का क्रेडिट 900 वो ऑलरेडी पहले दिया था, ये देखो जब ए से वो प्रोडक्ट लिया था तब ये 900 यहाँ से लेस हो जाएगा, 1080 से 900 चला जाएगा, बाकी बैलेंस गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आ रहा है क्रेडिट क्या होता है। अगर तुमने पहले टैक्स दे चुके हो जब तुमने परचेस किया था, और सेल के टाइम पे जब तुम टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा इसको, तो जब सेल के टाइम पे होता है ना, इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट एंड आउटपुट क्रेडिट। ठीक है, मैं समझाता हूं। जब बी ए से लिया था तब उसने परचेस किया था, और जब बी सी को दिया था तब वो सेल किया था, है ना। जब ए ने बी को दिया तो बी क्या किया, परचेस किया। तो परचेस के टाइम पे जो टैक्स दिया था इसको क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो अमाउंट आप लोग देख रहे हो ये वाला। जब बी सी को दिया तो ये सेल टैक्स, सेल मतलब इनपुट टैक्स, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सेल जब कर रहे हैं तब आउटपुट टैक्स, और इनपुट मतलब परचेस के टाइम पे टैक्स। ठीक है, तो परचेस के टाइम पे मैंने थोड़ा सा गलती से बोल दिया, ये इनपुट टैक्स है इनका, ये इनपुट क्रेडिट है। ये जब उन्होंने परचेस किया था तब उन्होंने इनपुट टैक्स 9% का दिया था। अब जब वो सेल कर रहा है तब तो आउटपुट हो रहा है उसका, सेल में जब आउटपुट टैक्स हो रहा है तब उसका आउटपुट क्रेडिट, आउटपुट टैक्स जब वो पे कर रहा है तब इनपुट को क्रेडिट मिल रहा है। अब देखो यहीं पर ये देखोगे तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, ये देखोगे तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोगों को। बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं करना है। सीजीएसटी पेबल 1080 क्रेडिट था ना उसका, क्योंकि ये क्रेडिट उसने जब परचेस किया था, जब उसने परचेस किया था, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी परचेस के टाइम पे उसने पे किया था, तो वो परचेस के टाइम पे जब वो ए से लिया था तब वो दिया था, तो ये 900 उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब सीजीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, 1080 माइनस 900, मतलब अब गवर्नमेंट कितना मिलेगा, 180 मिलेगा गवर्नमेंट को। एजीएसटी पेबल का खेल देखो, एजीएसटी पेबल कितना है, 1080, सेम टू सेम, यही वाला, यहीं पर सवाल था। एसजीएसटी पेबल भी 1080 सेल करने के टाइम पे, और उसमें भी क्रेडिट है उसका, एसजीएसटी पेबल में भी क्रेडिट है उसका पुराना 900 का। ठीक है, तो ये 900 का क्रेडिट यूज कर लेगा, तो पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 180। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा 180 और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा 180। अब समझ में आ रहा होगा। अब रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हैज बीन अज्यूम्ड, हम लोगों ने ये अजम्पशंस पे चल रहा है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 9% ईच है, 18% को सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ से बांट दिया। ऐसा ही होता है, अगर टोटल रेट जो भी होगा उसको 50-50 बांट दिया जाता है, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके 9-9 कर लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल में भी सेम ही होता है। एग्जाम्पल है, लेकिन रियल लाइफ में आप लोग जब जीएसटी कंसल्टेंट बनोगे आप लोग इसी तरह से इसको हैंडल करोगे। अब खेल क्या है, अब खेल यही है कि अब सवाल ये उठता है कि अब देखो स्टेट ऑफ रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एज ए गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर आपको देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल में जो भी ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स और सर्विस सेल हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का अर्निंग का सिचुएशंस क्या है। तो देखो सबसे पहले जब सप्लाई हुआ था, पूरा का पूरा खेल सप्लाई बेस्ड है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय ए टू बी, जब ए से बी में हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला था। एकदम स्टार्टिंग वाला एग्जांपल याद करो, मैं दिखा देता हूँ एक बार, एकदम दिखा देता हूँ पूरा का पूरा एकदम स्टार्टिंग से। ये देखो सीजीएसटी कितना मिला था, 900 का, वही यहाँ पर शो हो गया। तो 900 सेंट्रल को मिला था, सिमिलर वे में 900 स्टेट को भी मिला था, अगर आपको याद है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो, 900 सेंट्रल को भी मिला था, स्टेट को भी मिला था। जब सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय बी टू सी हुआ तब वो क्रेडिट देने के बाद, क्रेडिट लिया ना, ये जीएसटी में क्रेडिट लिया ना, किसने, बी ने क्रेडिट लिया, बी ने क्रेडिट अप्लाई किया ना, तब उसने 180 दिया सेंट्रल को, 180 दिया स्टेट को। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 1080 और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला 1080। सिंपल था,
इंटरस्टेट था, इंट्रास्टेट, हाँ इंट्रास्टेट था, बड़ा सिंपल खेल था। दोनों गवर्नमेंट को 1080 का इनकम हुआ। प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ? एक बार 10,000 का था, एक बार 12,000 का था, है ना। जब ए ने बी को सप्लाई किया था 10,000 का गुड्स था, है ना। जब ए ने बी को सेल किया था तब 10,000 का गुड्स था, और जब इसने बी ने सी को किया था तब 12,000 का गुड्स था। फिर ये दोनों गुड्स पे टैक्स लग लग के सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया यहाँ से 1080, स्टेट ने कमाया 1080। मतलब अगर मोदी के पास 1080 आता है तो दीदी के पास भी 1080 आता है। इस तरह से सेंट्रल और स्टेट पूरा का पूरा अपना हिस्सा बांट लेते हैं और उसी से इनकम करके स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल को चलाते हैं। क्या आप लोगों को क्लैरिटी है? मुझे थोड़ा बताना। अगर आप लोगों को इंट्रास्टेट क्लैरिटी है तो आज तो मैं इंट्रास्टेट नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट दिन बताऊंगा कि जब स्टेट चेंज हो जाता है तब इनकम का सिस्टम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स स्थिति में क्या होता है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं फिलहाल आपको बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जीएसटी का हम लोगों ने आज देखा, क्या ये आपको क्लैरिटी आ रहा है कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट अपना इनकम को रेवेन्यू में बदलते हैं और सेल से इनकम करते हैं? प्लीज बोलना। डिंकी, शिवम, सोइकत और त्रिव। आया सर। हाँ सर। सर ओके, मतलब यही वे है जिस तरह से एकदम सिंप्लीफाइड वे है, इसी सिंप्लीफाइड वे से इनकम होता है। इंटरस्टेट का केस स्टडीज नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो आज जो केस स्टडीज था किस तरह से इनकम होता है उसको मैं आप लोगों के सामने लाया, ठीक है। और ट्रिप समझ में आया? व्हाट्सएप करके ही बोल दो। ओके, बस क्लैरिटी होना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, और कुछ बातें मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन और भी बातें होगा। इंट्रोडक्टरी क्लास है जीएसटी का। जीएसटी में एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, अगर किसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट जीएसटी का खराब हो जाएगा वो बाद में दिक्कत में पड़ जाएगा। इसलिए जो कोई भी चीज, नॉट ओनली जीएसटी, इन एनी सब्जेक्ट, अगर आपका बेस क्लियर होना तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आगे जाके कोई भी मैटर को आप लोग इजीली टैकल कर सकते हो। इसलिए हमेशा, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पिलर। अगर पिलर सही है बिल्डिंग का तो बिल्डिंग में कुछ नहीं होने का चांसेस है, ठीक है। बहुत बड़ा भूकंप भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होने का चांसेस है। जैसे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होगा इंडिया में मंदिर, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स, ठीक है। बहुत पुराना पुराना इंडिया, बहुत प्राचीन एक सिविलाइजेशन है। इसमें अगर आप कभी साउथ इंडिया विजिट करोगे ना, तो साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर ना आपको ऐसे ऐसे टेम्पल्स मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे टेम्पल्स है कि काफी पुराना, मतलब 2000-3000 साल पुराना टेम्पल्स आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया जाओगे तो वहां भी टेम्पल्स पुराना है, लेकिन वो सब टेम्पल्स ना बहुत बार लूट चुका है। इसलिए आपको साउथ इंडिया में उतना, नॉर्थ में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार इन्वेजन हुआ है नॉर्थ इंडिया, बार बार अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके काफी बार इंडिया को लूटा गया है। तो इसलिए आपको नॉर्थ में तो समझ में इतना इजीली नहीं आएगा, लेकिन साउथ में जाओगे ना, इतना पुराना पुराना टेम्पल 3000-4000 साल से है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम जियोमेट्रिकली इतना परफेक्शन है। आप लोग जो भी साउथ विजिट किए होंगे उनको पता जरूर होगा, ठीक है। अगर नहीं किए होंगे तो आगे से मंदिर देखने जरूर जाना, जिसका जो भी मतलब अपने अंदर जो भी स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति है। लेकिन प्लीज एज अ मतलब मॉडर्न स्टूडेंट आप लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी काम में बेस क्या होता है। जिस मंदिर का जियोमेट्री प्रॉपर हो वो मंदिर 1000, 2000, 5000 साल भी टिक सकता है। लेकिन जब बेसिक खराब हो जाता है ना तब बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग फिर से देखो, मैं मैप लाया आप लोगों के सामने, ये देखो, देख रहे हो, ये साउथ इंडिया है, ये तेलंगाना, तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु विजिट करना, कर्नाटका एंड ऑब्वियसली केरला, इधर आपको ज्यादा दिखेगा। स्पेशली ये देखो, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर मंदिर जो है ये काफी लूटा नहीं गया, क्योंकि साउथ इंडिया में ना उतना इन्वेजन नहीं हुआ। साउथ इंडिया में इन्वेजन नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेजन हुआ है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ना लैंड के थ्रू से, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ही नहीं, ये तो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, दिस इज नॉट इन पाकिस्तान, ये तो गलती से दे दिया 47 में। ये अफगानिस्तान बॉर्डर हो गया ना, बहुत इजीली इंडिया में एंट्री लेके
वो अलेक्जेंडर ने, वो आपका मुगल ने, चंगेज खान ने बार बार इंडिया को लूटा। तो नॉर्थ का बहुत मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर है गुजरात में देख रहे हो गुजरात में एक टेम्पल्स है, यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट करना, सोमनाथ टेम्पल 17 टाइम्स लूटा गया है। इतना ज्यादा गोल्ड था वहां पर, इतना ज्यादा गोल्ड था और गोल्ड से मुड़ा हुआ था। 17 बार गजनी, मोहम्मद गजनी मोस्ट प्रोबेबली अफगान का एक बहुत क्रूड एक शासक था, 17 बार 17 टाइम्स लूटा। ठीक है, तो जो भी हो, इंडिया में था बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, हम लोग इंडिया को बना सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं टैक्स का बात कर रहा था, तो इसी टैक्स में मैं एक बात क्लैरिटी करना चाहता हूँ। सिंपल बात था कि जीएसटी में जो भी इनकम होता है, ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का खेल मैं आपको बताना चाह रहा था। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत न्यू दिल्ली को पैसा मिलता है, जहां मोदी जी का शासन है। सर आप जो है वो दिल्ली का जो मेन सिटी है उसको चलाते हैं, लेकिन मैं न्यू दिल्ली जो हमारा इंडियन कैपिटल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मोदी जी के पास जाते हैं और अलग अलग स्टेट को, जैसे आप देख रहे हो कि हम यहाँ हैं कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, अगर गुड्स का मूवमेंट यहाँ से होता है तो टैक्स दीदी को भी मिलेगा। अगर उड़ीसा से होगा तो पट्टनायक साहब को मिलेगा, नवीन पट्टनायक। अगर आंध्र प्रदेश में होगा तो रेड्डी को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कर्नाटका से होगा तो कर्नाटका को मिलेगा, गुजरात से होगा तो गुजरात को मिलेगा, सिक्किम से होगा सिक्किम को मिलेगा, मेघालय से होगा तो मेघालय को मिलेगा। इस तरह से जो भी जीएसटी का मूवमेंट है, मतलब गुड्स जहां जहां से सेल होगा उसका दोनों पार्ट, एक सीजीएसटी के तहत न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग स्टेट को मिल जाएगा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। इस तरह से रेवेन्यू अर्निंग के थ्रू से हम लोग स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। एक चीज क्लैरिटी है, जो स्टेट विचेवर स्टेट, जो स्टेट अपना मतलब जितना ज्यादा अंदर से डेवलप होगा ना, वो स्टेट अपना इकोनॉमी को उतना इजीली डेवलप कर सकता है ना। मतलब अगर वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन गुड्स ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र कर पाता है, इस तरह से साउथ का स्टेट्स कर सकता है। तो जो स्टेट जितना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा, वो स्टेट अपने आप को उतना ज्यादा अच्छा डेवलप कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा। सेंट्रल को तो मिलेगा ही, साथ में स्टेट को भी मिलेगा। इसलिए वेस्ट बंगाल के लिए मैं इतना मतलब मन्नत करता हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। कम से कम मेरा स्टेट जो है ये प्रोडक्शंस में डेवलपमेंट करे, सर्विस में डेवलपमेंट करे, क्योंकि इसका डेवलपमेंट, सेंट्रल का भी डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट, हम सबका डेवलपमेंट। इस तरह से हर एक स्टेट अपने आप को डेवलप करे, बिहार डेवलप करे, यूपी डेवलप करे, तो जीएसटी के तहत गवर्नमेंट को काफी अर्निंग होगा और हम लोग को जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम लोग इसको बहुत इजीली मिटा सकते हैं। ओके सर, बहुत ज्यादा बात बता रहे हो आप। सर क्या करे, जितना स्टोरी क्लैरिटी होगा उतना तो मतलब अच्छा रहेगा ना आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। एक सेकेंड वेट। नेक्स्ट दिन हम लोग ये सब बातें करेंगे कि ये जीएसटी जो आया है इसका फीचर्स क्या है। ठीक है, जीएसटी का फीचर्स देखेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ जीएसटी पे बातें करेंगे और जेनेसिस ऑफ जीएसटी इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से जीएसटी काम करता है, जीएसटी का पूरा फीचर्स, कब से जीएसटी आने का बात है और कब जीएसटी आया, कब से आने का बात कर रहा था और कब आया, इसका पूरा का पूरा स्टोरी भी देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा, आप लोग भी एक बार देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर एक बार चर्चा करके दूंगा कि किस तरह से जीएसटी आया है, कैसे आया है, सारा का सारा बातें एक बार हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिन कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में और कुछ बातें हैं। ठीक है, जैसे ये जीएसटी आने के बाद वैट किस तरह से चला गया। ठीक है, वैट किस तरह से चला गया, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स कैसे हुआ, बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर किस तरह से काम करते हैं, और एक लास्ट पॉइंट इधर बोला कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स किसको कहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। नो कैस्केडिंग मतलब यहाँ पर कैस्केडिंग उठ जाता है। कैस्केडिंग मतलब ये वाटरफॉल्स में बोला जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो चीज होता है ना उसको कहते हैं कैस्केडिंग। ठीक है, तो जीएसटी किस तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया उसके बारे में कहा गया। ठीक है, इसमें भी चर्चा करेंगे। बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा मैटर पे डिस्कशंस करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आया। ठीक है, और इंडिया में जीएसटी किस तरह से चाहिए, मैं तो काफी मैटर बात कर भी चुका हूँ और आगे आगे जीएसटी में बहुत सारे मैटर्स है, मैं बात करूंगा। आज मैं इतना ही रखूंगा, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ एक बार। ठीक है,
फिर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। और त्रिप तुम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, तुम व्हाट्सएप में करो, मैं देख रहा हूँ। अगर कुछ भी सवाल हो मैं 5 मिनट सवाल लूँगा, जो भी सवाल होगा मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।